आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज रूस के दौरे पर होंगे रवाना। 16वीं ब्रिक्स सरबराह इजलास में करेंगे शिरकत। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी करेंगे मुलाकात। महाविकास आघाड़ी MBA में सीटों की तकसीम पर कशीदगी के दरमियान कांग्रेस आज जारी कर सकती है पहली फहरिस्त। महाराष्ट्र और झारखंड में आज से शुरू होगी नामजदगी। वक्फ बिल पर आज फिर होगा मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास। कल के इजलास में तरमीम की शक्ल पर किया गया गौर। बढ़ती हुई आलूदगी के दरमियान आज से दिल्ली NCR में ग्रैप 2 किया जाएगा नाफिज। कई जगहों पर AQI की सतह 300 से ज्यादा। समुद्री तूफान दाना ने दी दस्तक। मगरबी बंगाल और उड़ीसा की साहिली रियासतों में हाई अलर्ट। कल से मूसलाधार बारिश की वार्निंग। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज रूस के शहर कजान में मुनाकिद होने वाली 16वीं ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए और इस बार के ब्रिक्स सरबराह इजलास का मौजू मसावी आलमी तरक्की और सलामती के लिए ब्रिक्स को कसीर फरीकी बनाए जाने को यकीनी बनाना है। सरबराह इजलास में अहम आलमी मसाइल पर बातचीत के लिए रहनुमाओं को एक अहम प्लेटफॉर्म फराहम करेगा और इसमें ब्रिक्स की जानिब से शुरू किए गए इक़दामात की पेशरफ़्त की जायजा लिया जाएगा। भारत ब्रिक्स का बानी रुकन है और इसने अपने क़याम से अब तक की तमाम सरगर्मियों, इक़दामात और अज़ाइम में हिस्सा लिया है। 2 रोज़ा सरबराह इजलास से इक़्तिसादी ताउन को भी तक़वियत मिलेगी। तवानाई और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सेहत की देखभाल और नौजवानों के तबादले के लिए ताउन को भी फ़रोग़ मिलेगा। गुज़िश्ता साल जोहानिसबर्ग सरबराह इजलास में ब्रिक्स की पहली तौसी के बाद ये पहला सरबराह इजलास हो रहा है। सरबराह इजलास आज से शुरू होगा, लेकिन सरबराह इजलास का असल प्रोग्राम कल होगा। वज़ीर आज़म मोदी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। सरबराह इजलास के अलावा वज़ीर आज़म की कुछ 2 तरफ़ा मीटिंगों में भी शिरकत मुतवक्के है। और रूस में PM मोदी के इस्तकबाल की ज़बरदस्त तैयारियां की गई हैं और उनके इस्तकबाल के लिए रूसी लोक फनकारों के साथ भारतीय फनकारों की जानिब से शानदार प्रेजेंटेशन दी जाएगी। PM मोदी के इस्तकबाल की क्या तैयारियां हैं? DD न्यूज़ के नुमाइंदे आरेंद्र प्रताप सिंह ने फनकारों के दरमियान जाकर इसका जायजा लिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से डांस परफॉर्मेंस चल रही है और ये तैयारी की गई है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। और ये 10 रशियंस लोगों का एक ट्रुप है जिन्होंने एक स्पेशल इंडिया रशिया फ्यूजन डांस तैयार किया है। इसमें यहाँ पर इनका रूस का लोकल नृत्य है, उसके साथ साथ इन्होंने भारतीय नृत्य को भी इसमें शामिल किया है। इसमें भारतीय कथक नृत्य भी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस कथक नृत्य के साथ में रूस का नृत्य भी इसमें शामिल किया गया है और ये अपने आप में दिखाने के लिए काफी है। साथ ही साथ इसमें गरबा भी जोड़ा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं तो इसमें गरबा भी आपको नजर आएगा, इसमें आपको कथक भी नजर आएगा। और ये रूस के फोक डांसर्स हैं, इनका जो पूरा ग्रुप है ये अपने आप में इस डांस को यहाँ पे कर रहा है और आप इनकी इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल तरीके से इंडिया रशिया फ्यूजन डांस को तैयार किया गया है। और ये सभी रशियन यूथ्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयारियां की हैं। तो जब प्रधानमंत्री कजान पहुंचेंगे तो कजान में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए ये स्पेशल डांस की तैयारी की गई है, जिसमें आप ये कथक के डांस देख सकते हैं, डांस स्टेप्स को बनाया गया है। इंडिया रशिया फ्यूजन को एक तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा और ये अपने आप में बेहद खास किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी भाव भंगिमाएं भी अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से इन्होंने तैयारी की है। और ये कथक के नृत्य के साथ साथ इनका रशिया का जो फोक डांस है, इनके आप कपड़ों को देख सकते हैं जो कि भारतीय परिधान है। इनके जो तमाम जो श्रृंगार की चीजें हैं वो भी भारतीय परिधान के साथ में जुड़ी हुई हैं। और रशिया का फोक डांस साथ ही साथ भारतीय फोक डांस की एक मिली जुली प्रस्तुति के लिए तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री के स्वागत
इस्तकबाल के लिए। तो निश्चित तौर से ये अपने आप में बहुत एक तरीके से नमूना होगा। जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे इस डांस के माध्यम से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। तो देखिए इस डांस की तस्वीरों को। और नाज़रीन, आपको एक बार फिर से बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर कजान में 16वीं ब्रिक्स सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मौजू मसावी आलमी तरक्की और सलामती के लिए कसीरुल जहदी को मजबूत करना है। मीटिंग के अलावा पीएम मोदी कई ममालिक के लीडरों के साथ दो तरफा मीटिंग भी करने वाले हैं। देखते हैं ये पूरी तफसील। पूरी दुनिया की नजरें दरियाए वोल्गा के किनारे वाक़े तातेरिस्तान के दारुल हुकूमत कजान पर लगी हुई हैं, जहां 16वीं ब्रिक्स सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हो रही है। गुज़िश्ता साल ब्रिक्स की तौसी के बाद रूस की सरबराही में मुनाकिद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, जहां पहली बार ब्रिक्स के तौसी ग्रुप का इजलास होगा, जिसमें कुल 9 रुकन ममालिक को शामिल किया जाएगा। ब्रिक्स के पुराने अरकान ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका के अलावा इस बार नए अरकान मिस्र, इथोपिया, ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि भारत ब्रिक्स में बहुत अहमियत रखता है और इसके ताउन ने इक़्तिसादी तरक्की, पायदार तरक्की और आलमी गवर्नेंस इस्लाहात जैसे शोबों में ब्रिक्स की कोशिशों को तश्कील देने में अहम रोल अदा किया है। This year's summit, as its focus, the integration of new BRICS members into BRICS cooperation mechanisms, also strengthening economic cooperation, promoting cooperation for energy and food security, promoting cooperation in a host of areas related to science, healthcare, environmental protection, culture, sports, youth exchanges and civil society. ब्रिक्स सरबराह 28 ममालिक और 5 बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान भी शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कई ममालिक के रहनुमाओं के साथ दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। On the sidelines of the summit, the Prime Minister is expected to have a few bilateral meetings during the visit of the Prime Minister to Russia in July. We had indicated our intention to open an Indian consulate in Kazan. काबिल जिक्र है कि इस बार कॉन्फ्रेंस का मौजू आलमी तरक्की और सलामती के लिए कसीरुल जहदी को मजबूत बनाना है। उम्मीद है कि कायदीन कजान इसकी करारदादों को मंजूर करेंगे, जो ब्रिक्स के लिए आगे बढ़ने की राह हमवार करेगी। कॉन्फ्रेंस में फूड सिक्योरिटी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई के ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। टेक्नोलॉजी, हेल्थ सर्विसेज और सिविल सोसाइटी में ताउन पर भी बात होगी। इसके अलावा जिन अहम उमूर पर बातचीत की तवक्को है, उनमें से ब्रिक्स ममालिक मुश्तरका करेंसी बनाने पर इसरार कर सकते हैं। रुकन ममालिक के दरमियान मकामी करेंसी में तिजारत बढ़ाने पर बात हो सकती है। रुकन ममालिक के दरमियान बाहमी रवाबित बढ़ाने पर बातचीत का इम्कान है। इसके अलावा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए रुकन ममालिक के दरमियान ताउन पर भी तवज्जो दी जाएगी।
दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी जैसे चैलेंजेस के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर भी बातचीत का इम्कान है। कॉन्फ्रेंस में रूस यूक्रेन तनाज़े के अलावा मगरबी एशिया में जारी तनाज़े पर भी बातचीत होने का इम्कान है। मजमूई तौर पर बदलते हुए जोग्राफियाई सियासी हालात के दरमियान ब्रिक्स एक बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है, जो नए आलमी निजाम में तरक्की मुमालिक के मफाद को यकीनी बनाने के लिए एक आवाज बन गया है। तेजी से बदलती भू राजनीतिक व्यवस्था में ब्रिक्स समूह की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। दुनिया में दो बड़े संघर्ष चल रहे हैं, जिसकी छाया में इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है और इसीलिए शायद ब्रिक्स सम्मेलन की थीम रखी गई है वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। सभी सदस्य देशों की कोशिश होगी कि आपसी हितों को संरक्षित करते हुए वैश्विक भलाई के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए। तो दुनिया भर की भी नजरें लगी होंगी कि आखिर ब्रिक्स का विस्तारित समूह जो पहली बार इस बैठक को आयोजित कर रहा है क्या संदेश देता है दुनिया की बेहतरी को लेकर। कैमरा सहयोगी आनंद कुमार के साथ मैं आरिंद प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, कजान, रशिया। इलेक्शन कमीशन आज महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा और इसके साथ ही महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए नामजदगी शुरू हो जाएगी। 29 अक्टूबर कागजाते नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन है और 30 अक्टूबर को कागजाते नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग एक ही मरहले में यानी कि 20 नवंबर को होगी, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड में असेंबली इंतखाबात का बिगुल बज गया है। झारखंड असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की 38 सीटों पर इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा और इसके साथ ही इन नशिस्तों पर नामजदगी का अमल भी शुरू हो जाएगा। इन नशिस्तों पर कागजाते नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर मुकर्रर की गई है, जबकि कागजाते नामजदगी की जांच पड़ताल 30 अक्टूबर को होगी। कागजाते नामजदगी 1 नवंबर तक वापस लिए जा सकते हैं और इन सीटों पर वोटिंग 20 नवंबर को होनी है। झारखंड की 81 असेंबली सीटों पर 2 मरहलों में वोटिंग होनी है। रियासत में पहले मरहले की 43 सीटों के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड में 29,562 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इसमें 24,520 बूथ दही इलाकों में होंगे। रियासत में 2.6 करोड़ वोटर्स हैं, जिनमें खवातीन वोटर 1.29 करोड़ हैं और मर्द वोटरों की तादाद 1.31 करोड़ है। कांग्रेस ने झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। झारखंड हुकूमत के वजीर रामेश्वर ओराव लोहरदग्गा असेंबली सीट से, जबकि पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर अजय कुमार जमशेदपुर मशरकी सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। रियासती वजीर डॉक्टर इरफान अंसारी को उनकी मौजूदा जामताड़ा असेंबली सीट से मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस की मरकजी इलेक्शन कमेटी ने इन नामों को मंजूरी दे दी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की इस्मतदरी और कत्ल मामले के खिलाफ एहतजाज करने वाले जूनियर डॉक्टरों ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली है। उन्होंने ये फैसला मुतासरा के वालिदैन की अपील पर किया है। हड़ताल वापस लेने पर एक जूनियर डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने भूख हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन तहरीक जारी रहेगी। अभया के माँ बाप का, माता पिता जी का यही कहना है कि हमें पीड़ा हो रही है, आप लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा इस अनशन को ख़त्म करिए। उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, उनके दिल की बात समझने के लिए अनशनकारियों ने बैठकर बहुत देर तक ये सोच सुना और यही फैसला किया कि अनशन विड्रॉ करने की ज़रूरत है अभी। और इसी के साथ साथ हम लोग आंदोलन जो है वो अलग डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। आंदोलन को और भी हम लोग तीव्र करने वाले हैं। इसके लिए हम लोग एक मास कन्वेंशन बुला रहे हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में शनिवार को, जहां पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर चर्चा होगी। अभया का इंसाफ कैसे लाना है, इसको लेकर चर्चा होगी। वहीं वाराणसी के ज्ञान वापी मामले से मुतालिक इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर नजरसानी की अर्जी पर आज समाअत होगी, जिसमें ज्ञान वापी में वाक़े वजू खाने का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए सर्वे कराने का मुतालबा किया गया है। इस अर्जी पर पहले 2 अक्टूबर को समाअत हुई थी और जिसमें हाई कोर्ट ने अर्जी गुजार राखी सिंह के वकील सौरभ तिवारी से पहले सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया था।
सुप्रीम कोर्ट आज नीट यूजी 2024 के फैसले का जायजा लेगी और इससे मुतालिक दायर दरख्वास्त पर अदालत के साबका फैसले को कल अदम करार देने का मुतालबा किया गया है, जिसमें नीट यूजी इम्तिहान के दौरान बेज़ाब्तगियों के दावों में कोई ठोस बात नहीं पाई गई। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने नेशनल एनटीए के इंतजामी कामों के बारे में वसी तर खदशात को भी तस्लीम किया था, जो कि नीट यूजी की निगरानी करने वाला इदारा है। कबल अज़ीज सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत हिंद को हिदायत दी थी कि वो एनटीए की शफाफियत और तासीर को जांचने और बढ़ाने के लिए एक कमेटी तश्कील दे। वफ़ तरमीमी बिल 2024 पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज फिर तलब किया गया है और इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मीटिंग में एक बार फिर से ज़बरदस्त हंगामा हुआ। अपोजिशन अरकान ने सवाल उठाया कि हुकूमत को इस बिल को जल्दबाजी में लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और इसके अलावा मुख्तलिफ नुमाइंदों ने मौजूदा वफ़ बिल के फॉर्मेट में तरमीम की तजवीज़ पर कमेटी के सामने अपने ख्यालात पेश किए। कमेटी ने आज इजलास में कुछ और फरीक़ैन को भी बुलाया है। बहिराए अंडमान में एक मुमकिना तूफान दाना तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस तूफान के कल उड़ीसा मगरबी बंगाल के साहिल से टकराने का इम्कान है और इसकी वजह से 24 और 25 अक्टूबर को उड़ीसा में शदीद बारिश हो सकती है। साइक्लोन दाना के पेश नज़र उड़ीसा के जिला बालासोर में इंतजामिया अलर्ट मोड पर है। तैयारियों के बारे में बालासोर के जिला मजिस्ट्रेट मयूर सूर्यवंशी ने कहा है कि तूफान से मुतासर होने वाले मुमकिना इलाकों को जल्द ही खाली कराया जा रहा है। अभी जो हमारा साइक्लोन आने की संभावना है दाना उसको लेके प्रशासन का ऑलरेडी सब प्रिपरेशन चल रहा है। हमारे जितने भी ब्लॉक अफेक्ट होने का चांस है, हमारे 6 ब्लॉक ज़्यादा अफेक्ट होने का चांस रहेगा, तो उस ब्लॉक में कैसे जल्दी इवैक्यूएशन किया जाएगा इसके लिए प्लान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने करके रखा है। जो हमारे टेम्पररी साइक्लोन सेंटर है वहाँ पे वो भी रेडी रखे गए हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और पीने की पानी की व्यवस्था और सब जो खाने पीने की व्यवस्था इसको हमने रेडी करके रखा है और सारे ब्लॉक्स के लिए एक सीनियर ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है जो लोकल बीडीओ और तहसीलदार को जाके उनको सपोर्ट करेंगे और उनको जो भी काम है उसमें उनको हेल्प के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से ऑफिसर्स को भी डिप्लॉय किया जा चुका है। दिल्ली एनसीआर में आलूदगी की खतरनाक सतह को देखते हुए ग्रुप 2 की पाबंदियां नाफिज की जाएंगी। अगर AQI की सतह 300 से तजावुज कर जाती है तो CAQM ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसके तहत आज सुबह 8 बजे से ग्रैब 2 को नाफिज किया जाएगा। जैसे ही ये हुक्म नाफिज होता है, दिल्ली NCR में शिनाख्तशुदा सड़कों पर हर रोज वैक्यूम स्वीपिंग और पानी छिड़कने की हिदायत जारी की गई है। CAQM ने शहरियों से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की है। लोगों से अपील की गई है कि वो टेक्नोलॉजी की मदद से कम रश वाले रास्तों पर चलें, जबकि CNG इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस में इजाफा किया जाएगा। नीज तामीराती सरगर्मियों से गुरेज करने को कहा गया है और धूल पैदा करते हैं। वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि हॉट स्पॉट इलाकों में आलूदगी फैलाने वाले बड़े शोबों के लिए इक़दाम तेज किए जाएंगे और इस दौरान डीजल जनरेटर चलाने पर भी पाबंदी होगी। कुदरती गैस, बायोगैस, LPG पर चलने वाले जनरेटर्स चल सकेंगे। जनरेटर्स का इस्तेमाल कम करने के लिए बिला तात्तुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए भी कहा गया है और इसके साथ साथ प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस में इजाफा किया जाएगा। शुमाली रेलवे ने इस त्यौहार के मौसम के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। शुमाली रेलवे इस त्यौहार के मौसम में तकरीबन 3050 खुसूसी ट्रेनें चलाएगी। इजाफी हुजूम को कम करने के लिए नॉर्दर्न रेलवे ज़रूरत के मुताबिक बगैर रिजर्वेशन वाली ट्रेनें भी चलाएगी। त्यौहार के मौसम के दौरान शुमाली रेलवे मुसाफिरों के आसान सफ़र को यकीनी बनाने के लिए त्यौहार की खुसूसी ट्रेनें चला रही है। स्पेशल ट्रेनों के अलावा मुसाफिरों की गुंजाइश बढ़ाने के लिए ट्रेनों में इजाफी डिब्बे भी लगाए जा रहे हैं। ये खुसूसी ट्रेनें 1 अक्टूबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक चलाई जाएंगी और इस साल नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से चलाई जाने वाली खुसूसी ट्रेनों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। ट्रेन तादाद में इजाफे से मुसाफिरों के लिए अपनी मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। 2023 में भारतीय रेलवे ने फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई थीं, जिसमें शुमाली रेलवे ने 1082 ट्रिप स्पेशल ट्रेनें चलाई थीं।
और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले कुछ अहम अखबारात की सुर्खियां इस तरह से हैं। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान पेट्रोलिंग पर एक मुआहदा हुआ है। वजारत ख़ारजा की तरफ से ये बात सामने आई है और दोनों मुल्कों की जो अफवाज हैं पीछे हटेंगी। अप्रैल 2020 वाली पोजीशन एक बार फिर से बहाल होगी। आगे बढ़ते हैं, जहां आलूदगी कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम राजधानी दिल्ली में शुरू की गई है। देखा जा सकता है कि दिल्ली में लगातार फिजाई आलूदगी से लेकर जो पानी की सतह है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और उसी को लेकर कई तरह के इक़दामात शुरू किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, एलजी का कहना है कि जमुना नदी की मौजूदा सूरत हाल पर बहुत वो नाराज़ हैं। उन्होंने सरकार की दरख्वास्त पर अदालत ने जमुना की बहाली का काम अब रोक दिया है। और आपको बता दें कि 7 रोज़ा फूल वालों की सैर फेस्टिवल का आगाज हो गया है। वज़ीर आला को रिवायती पंखा पेश किया गया। आगे बढ़ते हैं, बैनुल अक़वामी सफ़े से भी हमने यहाँ पर खबर ली है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के सदारती उम्मीदवार हैं, उनका कहना है कि अगर मैं अमेरिका का दोबारा सदर बनता हूँ तो मशरिक़ वुस्ता में अमन एक बार फिर से लौट आएगा। आगे बढ़ते हैं, कादर खान ने विलन और कॉमेडी के तौर पर भरपूर तफरीह फराहम की। उनके यौम पैदाइश पर अखबार ने यह खुसूसी आर्टिकल शाया किया है जिसमें उनके काम की, उनके करियर की और उनके ज़िंदगी से जुड़ी कई बातें इसमें शाया की गई हैं। साथ ही उन्होंने लिखा है कि विलन से लेके कॉमेडियन के तौर पर भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भरपूर तफरीह फराहम की है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और मजीद खबरें जान लेते हैं। जहां सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम दिल्ली में गुलकार पद्मश्री शंकर महादेवन की एक मेगा इवेंट दस्तके दिल का इनेकाद किया गया। 8 साल में पहली बार शंकर महादेवन ने दिल्ली में लाइव परफॉर्मेंस दिया है और इस प्रोग्राम का मकसद महरूम तबकात के बच्चों की तालीम और उनकी बेहतरी के लिए फंड्स इकट्ठा करना था। इस तकरीब का एहतमाम कुंजन फाउंडेशन ने किया था जो दिल्ली एनसीआर में मुकीम बच्चों की फलाह बहबूद के लिए वक्फ है और इस मौके पर डीडी न्यूज़ ने उनके साथ खास बातचीत की है। सर, 8 वर्षों के बाद दिल्ली में लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बेहद क्रेज देखने को मिला लोगों में। आपको देखने का, आपके परफॉर्मेंस का कैसा लगता है जब लोगों का ऐसा क्रेज देखने को मिलता है? देखिए, ये क्रेज़ से केवल मेरे लिए नहीं है, ये जो कॉज है गुंजन फाउंडेशन जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसे काम के लिए अगर संगीत का एक प्लेटफॉर्म यूज़ करें और हम ऐसे काम के लिए, ऐसे कॉज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें तो बहुत बड़ी बात है। आप इतनी सारी भाषाओं में गाते हैं और हर भाषा में वही पकड़ और वही धनक, वही दिलकशी, कैसे? क्योंकि ये जो ट्रेनिंग आप कहेंगे तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से शुरू हुआ, क्योंकि सारे जो जिंगल्स हैं वो अलग अलग भाषाओं में मुझे गा के आदत है। तो यू गेट यूज टू तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, बंगाली, मराठी, आसामीज, गुजराती, ओरिया, सब में गा के जो आदत है उसकी वजह से गाना भी गाना आसान हो जाता है। दूरदर्शन के साथ आपका एक विशेष रिश्ता रहा है, विशेष जुड़ाव रहा है, कैसे देखते हैं आप? दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैनल। और मुझे अभी तक याद है बचपन में कैसे हम ब्लैक एंड वाइट टीवी में हम लोग, वो दूरदर्शन का लोगो आता था और हम लोग एक्साइटमेंट में 6 बजे शुरू होता था और सैटरडे को मराठी फिल्म्स आते थे और संडे को हिंदी फिल्म्स, हम लोग रुके रहते थे। थर्सडे को छाया गीत आता था। तो ऑल दिस, ये सब हमारे बचपन में, हमारे ग्रोइंग अप का एक सिलसिला है एंड आई हैव ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट। और दूरदर्शन का जो रीच है, आई डोंट थिंक कोई और चैनल का है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा ये इख्तिताम होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब। मन की बात है जन